नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे विपुल जी एक बार फिर से जोड़ने के लिए। और धन्यवाद कल के लिए भी, क्योंकि कल कुछ एक आपकी इवेंट व्यस्तता पे। थी जैसे जी। जी, कल ऐसा व्यस्तता थी कि आपने अर्जेंट बेसिस पे मेरी बात सुनी, तो बहुत है बहुत सर। धन्यवाद। भर भर के सवाल सर पहले से मौजूद है हमारे पास। और हमारे गौरव त्यागी जी के प्रश्न के साथ शुरुआत करेंगे। कह रहे हैं विपुल सर नमस्ते। नमस्ते आपको भी। कह रहे हैं सर बैंक ऑफ बड़ौदा में एंट्री लेवल बता दीजिए, और नहीं तो अभी बैंकिंग शेयर कोई बता दीजिए जिसमें मैं बाय कर लूँ। तो ये खरीदारी करना चाह रहे हैं सर। बैंक ऑफ बड़ौदा आइडेंटिफाई क्या है, क्या पहले तो इनका चुनाव सही है इन लेवल्स के आधार पर, और दूसरा अगर ये नहीं तो कौन। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर ये सही है। और लेकिन ये है कि 100% एक क्वांटिटी के साथ नहीं परचेज करिएगा, सिर्फ 40-30% ही चूज करिएगा। 320 340 तक के आंकड़ों का दमखम तो है, लेकिन थोड़ा सा धीरे धीरे करके चलेगा। तो डिप पे भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा करेक्टिव हो तो ज्यादा खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा 50%, 100 रुपए लगाने हैं, 50 रुपए का बिल्कुल खरीदा जा सकता है। टारगेट 320। टारगेट 320। चलिए, तो ये बात है। टारगेट 320 के साथ आप यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर उम्मीद करते हैं कि आपको मिल गया होगा। अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं। और अगला प्रश्न, अच्छा बहुत लोग तो जैसा कि रवि सर भी कहते हैं, इतने भर भर के एक ही मैसेज को कम से कम 25-30 बार जो है। अच्छा, सब लोग आज न्यू एंट्री के ही बारे में सवाल पूछ रहे हैं सर। APG2 इंटरटेनमेंट के नाम से आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं विपुल सर गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून सर। जियो फाइनेंस में भी एंट्री लेवल जानना चाहते हैं। तो सर जियो फाइनेंस में भी हम देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे करके 300 के नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। आज काफ़ी लोग जियो फाइनेंस में सुबह के शो में भी पूछ रहे थे। 292 293 लेवल सही है सर, या और नीचे आने का वेट करें फ्रेश एंट्री के लिए। रवि सर आवाज़ देखिए, जी। जी जी जी, मैं आपने जो लेवल्स पूछे, मैं उन्हीं पे रिकंसिडर करने की कोशिश कर रहा था। देखिए, जियो फाइनेंस ऑब्वियसली है कि 300 के नीचे जाता है तो एक डिप जो मारता है वो 280 की डिप मारता है। प्लीज नोट डाउन दिस प्राइस, क्योंकि आज आपने बहुत सही कलर लगाया है, ब्लू कलर। और देखिए, ब्लू में इसलिए ये कलर जरूरी है क्योंकि मार्केट में मोमेंट भी है, नहीं भी है, और कंसोलिडेट कर रहा है। तो कहां से बाइंग शुरू करनी चाहिए? तो ये पहली सीढ़ी है जिसमें आप चढ़ना शुरू हो जाइए। यानी कि एवरेज करना है तो 290 293 बेस्ट, एक बार को बीच के लेवल है। लेकिन 280 का लेवल अगर आ जाता है तो वो बेस्ट लेवल है। और आप जब चढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपनी पॉकेट के हिसाब से कर सकते हैं। पहली सीढ़ी पे 20 रुपए, दूसरी सीढ़ी पे 30 रुपए, चौथी सीढ़ी पे 40 रुपए, और पांचवी सीढ़ी तक आते आते आप 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यही है रेंज, इस हिसाब से चलिए। स्टॉप लॉस 270 का डालिए। बहुत रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर बॉटम आउट होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि कोई बदलाव नहीं है, उसके बावजूद स्टॉक धीरे धीरे करके करेक्टिव फोर्स में गया है। यानी कि कॉन्फिडेंस मार्केट में धीरे धीरे करके आएगा। और जब इसमें जो निवेश करिएगा वो आज के नहीं, जैसे अब आप चढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, अगले साल की तैयारी के लिए लड़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से साल भर का, 8 महीने से साल भर का व्यू है तो ही एंटर करिए। चलिए, साल भर का नज़रिया कम से कम आपको रखना चाहिए। ये राय यहाँ पर जियो फाइनेंशियल को लेकर के निकल के आई है। और अगली टिप्पणी जो हमारे दर्शक की तरफ से भेजी गई है, वो भेजी गई है कि राजकोट से दिलीप जी हैं। कह रहे हैं कि सर नमस्कार विपुल सर, केम छो मजामा। बिल्कुल मजामा सर, सब आपसे बातचीत होती रहती है, आप लोगों से बड़ा अच्छा लगता है। कह रहे हैं BL380 के भाव से 50 शेयर हैं, 50 और ऐड करना चाहता हूं, तो किस लेवल पर ऐड करना सही रहेगा। ग्रेट एनालिस्ट हैं डॉक्टर रवि सर। डॉक्टर रवि सर से मैं इलाज जानना चाहता हूं। आभार, जय हिंद, ये कह रहे हैं। तो डॉक्टर साहब इलाज कीजिए इनका। और ये जो है BL में कह रहे हैं कि 50 पहले से हैं 380 के भाव पर, और 50 और ऐड करना चाहता हूँ, कौन सा लेवल सही रहेगा। देखिए, एक चीज तो विपुल जी, मैं इनका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और धन्यवाद इसलिए कि इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि इन्होंने 380 पर खरीदा है। आप बिलीव करिएगा, सारे प्रोग्राम उठा के देख लीजिए आज से एक पीछे के। बिल्कुल मुझे याद है, 100%, बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल सही कह कहते रहे हैं। कहते, आप पूछते पूछते नहीं थके, मैं कहते कहते नहीं थका। मेरा एक ही रेट था। जब 428 चल रहा था तो भी 380, जब 420 चल रहा था तो भी 380, जब 400 रुपए था तो भी 380। और सच बताऊं तो जिस तरीके से आप पूछते हैं और जिस तरीके से दर्शक सवाल पूछते हैं, आदमी थक कर कह देता है कि चलो अब खरीद डालो। लेकिन मैं भी अडिग हूं, मैं भी
उतने ही अग्रेशन में हूं, मैं भी उतना ही जिद्दी हूं कि खरीदूंगा तो सही टाइम पे खरीदूंगा, नहीं तो नहीं खरीदूंगा। सबसे बड़ा एग्जांपल, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है अगर आपको मेरी ये बात बुरी लगी हो, क्योंकि विपुल जी मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है, मैंने हमेशा एक ही टारगेट से स्टॉक मार्केट पे काम किया है, मुझे लॉस नहीं हो। मेरी सबसे पहली थ्योरी यही है, प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। वाह। और ये जब आप स्टॉक मार्केट पे काम करते हैं तो आपको ना, वो क्या कहते हैं, जब आप विपुल जी आप कुछ जब बढ़िया सा एक एग्जांपल दीजिए, बिकॉज मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, दिमाग शॉर्ट नहीं कर पा रहा है, कि जब आप मार्केट में कुछ भी खरीदने के लिए चलते हैं तो बहुत सी चीजें लुभाती हैं कि ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो। इसका एग्जांपल आप जरूर एक दीजिएगा, क्योंकि नहीं, हमारे दर्शकों के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बीच में वो फिर एक चीज को चुनना और एक रेट को चुनना और उस रेट तक इंतजार करना, यही सबसे बड़ा जो है वो पॉइंट होता है। और अभी 380 ही एवरेज किया है आपने, बहुत बढ़िया है। वेट एंड वॉच, कितना डिप अगर मिल जाए 378 375 तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं, 380 का प्राइस आपका सफिशिएंट है, होल्ड करके रखिए। ठीक है, 380 तो 50 शेयर जो इनको खरीदने हैं, और वो कहाँ खरीदें, अभी खरीद सकते हैं या फिर 375 का वेट करें? अगर 375 आ जाए तो बिल्कुल ऐड करना चाहिए। ठीक है, 2 4 5 रुपए और नीचे मिल जाए तो ऐड कर सकते हैं। बाकी आपका जो भाव है वो काफ़ी शानदार भाव है, यहाँ पर कोई समस्या वाली बात नहीं है। और यही बात हमेशा जो है कही जाती है कि सही समय पर एंट्री लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब आज एक दर्शक का सवाल सुबह पूछा, 230 पे मिशो लेकर के बैठ गए, तो अब थोड़ा सा भाई भाव का ध्यान तो देना ही पड़ेगा आपको। चलिए आगे बातचीत करेंगे, आज भी काफ़ी सारे सवाल हैं उसको लेकर के, तो अभी रवि सर से चर्चा करेंगे। लेकिन सेजल राउत साहब जानना चाह रहे हैं, सर कोल इंडिया 414 पर लेके बैठे हुए हैं और लंबी अवधि का इनका नज़रिया है भाई साहब का। अभी अगर हम देखें तो कोल इंडिया का जो भाव है 385 के आसपास है। सर थोड़ा धीमा चलता है कोल इंडिया, क्या करें, पोर्टफोलियो में रखे रहें? अभी जो है करीब इनको हो रहा है 29-30 रुपये का नुकसान पर शेयर, तो क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कोल इंडिया को लेकर के? देखिए विपुल जी, धीरे चलता है तभी मजबूत चलता है। हम्म। और सबसे बड़ी बात है कि जो चार्ट आपको दिखते हैं, जैसे जीवन का चक्र जो है ना, वो स्टॉक मार्केट का चार्ट ही है, जिस पे आप बहुत तेजी से सक्सेस होते हैं तो बहुत तेजी से आपके कदम लड़खड़ाते हैं और आप गिर जाते हैं। बहुत तेज स्पीड में गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो यही सेम चीज स्टॉक मार्केट पे भी है, जो बहुत तेजी से बढ़ा है वो गिरेगा, जो बहुत धीरे धीरे चल रहा है वो मजबूत रहेगा। कोल इंडिया एक ऐसा स्टॉक है जो मुझे 368 से लेके 385 के बीच में, अगर मुझे लॉन्ग टर्म खरीदना है तो मुझे हिचकना नहीं होता है, मैं खरीद लेता हूँ और खरीदने की राय देता हूँ। फिलहाल अभी के हिसाब से कोल इंडिया को बिल्कुल बास्केट में ऐड करके रखिए। इनफैक्ट मास्टर ट्रस्ट पे भी हम लोगों ने कोल इंडिया को एज अ लॉन्ग टर्म पिक दिया हुआ है, जो कि आपके जो एसआईपी के गोल्स हैं, जो आपके लॉन्ग टर्म टारगेट हैं, उनको अचीव करता हुआ नजर आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल ऐड करना चाहिए। जहां तक टारगेट की बात है, पहला टारगेट 440, दूसरा टारगेट 480, और स्टॉप लॉस तो 350 का लेके चलिए। लंबा स्टॉप लॉस जरूर है लेकिन लंबे टारगेट भी है। स्टॉप लॉस लंबा है तो लक्ष्य भी आपको लंबे दिए जा रहे हैं यहाँ पर, ये राय आपके लिए है। और अगली टिप्पणी जो हमारे एक दर्शक हैं और उन्होंने भेजी है, और वो एमआईसी इलेक्ट्रिक के बारे में जानना चाह रहे हैं। एमआईसी इलेक्ट्रिक बीच में काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला था, अभी जो है जो भाव देखने को मिल रहा है वो 43-44 के आसपास ट्रेड करता हुआ। भाई साहब ने ले रखे हैं 68 पर 2000 शेयर। करें कुछ बताइए सर, प्लीज़ बताइए, और लूँ कि नहीं? अच्छा, तो ये एवरेज करने के लिए शायद इनका मन ललचा रहा है। तो सर 68 पे लिए हुए हैं, लॉस तो काफ़ी बड़ा हो रहा है इनको। इस भाव पर अगर देखें तो उनके भाव से ठीक ठाक करेक्शन आ चुका है। कोई गुंजाइश है सर, क्या करना चाहिए, क्या एवरेजिंग की सलाह है आपकी? विपुल जी, आपने, मैंने लग रहा है आपसे क्वेश्चन पूछा था, आप उसको इग्नोर कर गए। नहीं, मैं आऊँगा सर उसमें लालच बुरी नहीं, बला उसका है। बेस्ट एग्जांपल यहीं पे निकल के आ रहा है, इसीलिए मैंने बोला। हाँ, नहीं नहीं नहीं, बात तो आपकी सही है सर। वो असल में मैं और ज़्यादा दर्शकों के सवालों पे गौर कर रहा था, तो इस वजह से वो मिस हो गया मुझसे जी। देखिए, मैंने कहा ना, जब मार्केट पे आप निकलते हैं, जैसे मैं वो एक अभी रिसेंट एग्जांपल समझ में आ रहा है, क्योंकि आजकल मार्केटिंग कॉल्स ऐसी आ जाती हैं कि आप कभी भी आप कुछ भी खरीदने के लिए जाइए, जैसे कोई एक गाड़ी खरीदने के लिए अगर आप जाइए तो आप देखेंगे कि
हर गाड़ी से ऑफर आने शुरू हो जाते हैं और लालच ऐसा आता है कि लगता है ये भी खरीदें कि ये खरीदें कि ये खरीदें। स्टॉक मार्केट भी कुछ वैसा ही दिखाता है। अब 100 रुपए की चीज आपने देखी, 43 रुपीज हो गई, लालच तो बना रहेगा। लेकिन क्या ये लालच एवरेज करने वाला है या धोखा देने वाला है? फिलहाल तो गलती से ये धोखा देने वाला है। कहाँ तक जा सकता है अभी गिरावट में? ये 32 रुपए तक आ सकता है। अब बताइए खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, ये आपकी चॉइस है। ये सर खुद ही आप जो है इस पर निर्णय लीजिए कि क्या करना आपके लिए सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो है यहाँ पर अगला सवाल जो है वो आया हुआ है अंकुर बर्मन जी का। अंकुर जी सर टीटी एमएल को लेकर के जानना चाह रहे हैं कि टीटी एमएल का क्या करें। अब क्या करें सर, तो ये तो आप बताइए कि मतलब आपने किस भाव पे लिए हैं, आपने लेना है या ले चुके हैं, क्या करेगा। मतलब बहुत सारे मतलब उसके मायने निकल जाते हैं। अभी सर देखें तो 1.5% के आसपास की जो है गिरावट देखने को मिल रही है, 50 रुपये के आसपास। परसों जो है इसमें एक अच्छा शानदार मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था, और जिसमें ये हमने देखा कि 54-55 रुपये तक गया था। हो सकता है इन्होंने ख़रीदा है, अगर ख़रीदा हो तो। लेकिन ये जो मोमेंटम आया वो बहुत जल्दी फिजल आउट भी हो गया। MTNL TTML दोनों में था। अभी क्या करना चाहिए सर 50 रुपये के आसपास TTML? विपुल जी, TTML खरीद लीजिए या MTNL खरीद लीजिए, उसके बाद ना आपको अधिकारी वाली फीलिंग आती है और आज तो मैं हूं, उसके बाद कुछ नहीं। और क्यों ऐसी फीलिंग आती है? क्योंकि अपने को लगता है कि बस कंपनी तो अब हम ही चला रहे हैं। और वही होता है, कंपनी जब आप चलाते हैं तो क्या होता है? नुकसान होता है। वही नुकसान हो रहा है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। और देखिए सबसे बड़ी बात है, ऐसी कंपनी पे आप शेयर खरीद रहे हैं जिसके फंडामेंटल का आता नहीं, चार्ट में पता नहीं, स्टॉक किधर जाएगा ये किसी को समझ नहीं आ रहा। अब चल रहा है क्या? सट्टेबाजारी। सट्टेबाजारी किस तरीके की? कि जिसकी मर्जी वो खरीदने की तरफ जुट जाता है, जिसकी मर्जी वो गिराने की तरफ गिर जाता है। जब चढ़ता है तो रुकता नहीं, जब गिरता है तो थकता नहीं। तो मेरे हिसाब से बेटर है कि ऐसे स्टॉक्स के बजाय बहुत से फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक्स हैं जिन जो 50 रुपए के हैं। रिसेंटली मैंने अभी एक रिकमेंडेशन दी है 50 रुपए 52 रुपए पे ही, जिसका नाम सुजलॉन एनर्जी। अब फंडामेंटल डेवलप हो रहे हैं तभी दे रहा हूं ना। जिसके फंडामेंटल नहीं है उनको क्या देने की जरूरत है? तो चॉइस सर आपकी है। फिर से मैं वही कहूंगा, कूड़ा कचरा बाय करेंगे तो थके रहेंगे। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल आप अगर स्पेकुलेटिव हैं तो आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन 40 का स्टॉप लॉस एक डाल के रखे। बाकी खरीदते रहिए सर, मार्केट है, जितना खरीदना चाहे उतना खरीद सकते हैं, कौन रोक रहा है? बिल्कुल सही बात आपकी सर यहाँ पर। और इस बीच अफरोज साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बेंगलोर से हैं। अफरोज साहब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम विपुल सर, कैसे हैं? अच्छा हम होते हैं। हम बहुत अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? आपका बहुत बड़ा फैन हूँ विपुल सर, मैं अरे बेंगलोर से सर, बात कर रहा हूँ। अरे सर थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद प्यार दिखाने के लिए, प्यार देने के लिए। और आप लोग हम लोगों की ताकत हैं। क्या कर रहे हैं अफरोज साहब बेंगलोर में? सर मैं एक्चुअली प्रोफेशनल हूँ, अर्बन कंपनी में एज ए प्लम्बर कैटेगरी में काम करता हूँ। अरे बहुत बढ़िया। तो ये बेंगलोर के ही रहने वाले हैं या यूपी से या किसी और राज्य से आप नहीं वहाँ पे? नहीं, मेरा होम टाउन ही बेंगलोर है। अच्छा, होम टाउन भी बेंगलोर है। चलिए बहुत अच्छी बात सर। हाँ। कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम सर आपको? सर बहुत बढ़िया, आपके प्रोग्राम बहुत बढ़िया है। मैं काम करते हूँ, हेडफोन डाल के मैं आपका प्रोग्राम देखते रहता हूँ, काम भी करते रहता हूँ। अरे सर थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप तो इतने लोगों से मिलते हैं, इतनी जगहों पे जाते हैं, बाकी जगहों पे भी आप रिकमेंड कीजिए कि लोग बोनस के साथ और ज़्यादा जुड़ते हुए दिखाई दें। बताइए क्या सवाल है सर आपका? सर एक्चुअली मेरा टाटा इन्वेस्टमेंट पे अभी फ्रेश एंट्री लेने के लिए सोच रहा हूँ। एक्चुअली मेरी बच्ची के लिए अभी लेके छोड़ सकता हूँ क्या? एक बार डॉक्टर रवि जी से सवाल है। ठीक है, अच्छा सवाल है सर जानकारी आपका। लेना था। तो बच्चे के लिए सोच रहे हैं, तो क्या पढ़ाई के लिए उसकी या आप? नहीं, और शादी के लिए। एक्चुअली अभी तक के 3 लिए। ईयर की है वो। हाँ, कितने साल की है सर बिटिया? 3 ईयर की। 3 3 अरे साल की। तो काफ़ी लंबा नज़रिया है आपका। ओके ओके। सर टाटा इन्वेस्टमेंट इन्होंने आइडेंटिफाई किया है, टाटा ग्रुप की कंपनी। हालांकि अभी टाटा समूह का अभी तो समय थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा है। बीते एक महीने में 8-8.5% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। क्या सलाह रहेगी कि सर, क्या बिटिया के लिए, क्या अगले लंबे समय के लिए, शादी तक के लिए ये पैसे लगा सकते हैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर, या कुछ और विकल्प देंगे? क्योंकि मामला बिटिया का है, तो मैं चाहूँगा कि अगर इनके लिए अगर आप थोड़ी सी और मदद कर सकें अफरोज साहब की, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पहली बात है फिरोज साहब, आपकी सोच को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसा जो जब आप ऐसी बातें करते हैं तो ये सबके लिए एक जो है वो
समझने की बात है कि भाई अपनी फ्यूचर की प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे टाइम पे आप बिल्कुल हेल्प लीजिए, और ज़रूरी है 100 बार सवाल पूछिए। पहला। दूसरा, टाटा इन्वेस्टमेंट देखिए, ये स्टॉक पे मैं अभी रुकने की राय दूंगा, अभी आपको खरीदारी की राय नहीं दूंगा। अब आप कहेंगे सर मैं तो अगले 10 साल के लिए खरीदना चाहता हूँ। देखिए, 10 साल के लिए खरीदना तो जरूर चाहते हैं, लेकिन इस स्टॉक में थोड़ी वोलेटिलिटी ज़्यादा है, रिस्क थोड़ा बड़ा है। तो ऐसे स्टॉक पे जाने में ज़्यादा भलाई है जो एटलीस्ट आपको डिविडेंड भी देता हो, धीरे धीरे करके चलता हो, और 10-20 साल के हिसाब से जब आपकी बिटिया बड़ी हो तो उसको कहे कि मेरे जो अब्बू हैं उन्होंने कुछ काम किया हो ना किया हो, उन्होंने मेरे लिए बचपन में स्टॉक खरीदा था जिसके बेसिस पे आज मेरी जिंदगी एक अच्छी चल रही है। उस तरह से सोचते हैं तो आपके लिए मैं 3 स्टॉक्स रिकमेंड करूंगा। आप तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, तीनों में एसआईपी कर सकते हैं, तीनों में आप इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। मेरे रॉकेट साइंस स्टॉक नहीं है, बहुत सिंपल है। पहला है वेदांता, VEDL। उसके पीछे का रीजन रेशनल यही है कि ये डिविडेंड बहुत बढ़िया देता है और कंटिन्यू ग्रोथ सेगमेंट पर है। दूसरे स्टॉक की बात करते हैं जिसकी अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, वो है कोल इंडिया। 8-9% का डिविडेंड मतलब एफडी के बराबर, तो रिटर्न भले स्टॉक चले ना चले आपको इससे ही खुश करता रहेगा, और वक्त के साथ वक्त के से आगे चलने की कोशिश नहीं करता, धीरे धीरे करता है, वो है कोल इंडिया। तीसरा एक स्टॉक है जिसकी हमें हमेशा जरूरत रहेगी, आगे का जो फ्यूचर है वो उसका काफी ब्राइट है। स्टॉक नहीं चलता, लेकिन जब चलता है तो रुकता नहीं है और धीरे धीरे पता भी नहीं चलता है। वो है आपका, चाहे तो 2 चॉइस है लेकिन उसमें से एक चॉइस लीजिए। पहला है गेल, दूसरा है आईओसी। दोनों में से जो समझ में आता है, दोनों चाहते हैं तो दोनों में सिर्फ 50-50% निवेश कर सकते हैं। लंबी रेस के घोड़े लंबी रेस में डिविडेंड के साथ अच्छा मजा, अच्छा आपका धन्यवाद करते हुए नजर आएंगे। ये स्टॉक्स लीजिए। मुझे लगता है कि 15 साल 20 साल में भी ये कंपनियों को कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन बहुत सी कंपनियां तो आपके उस टाइम तक जाएंगी। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे स्टॉक्स को लीजिए जो चले ना चले वो अपनी जगह है, लेकिन एटलीस्ट डिविडेंड जो एफडी के बराबर रिटर्न्स हैं वो तो आपको मिलते ही रहे। चलिए, तो ये देखिए गेल आईओसी में से आप देख लीजिए कौन सा बेटर है। इसके अलावा आपको नाम दिया गया है कोल इंडिया का। कोल इंडिया पे नज़र रखें, अच्छा डिविडेंड यहाँ पर देखने को मिलता है और कंपनी भी जो है काफ़ी बेहतर रिटर्न देती है। वेदांता पे निगाह रखिए। ये 3-4 आपको विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आप थोड़ी थोड़ी एसआईपी जो है जो आपको बेहतर लगे अपना चुनाव आप कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से। तो ये राय आपके लिए यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए, इस बीच चलते हैं अगले दर्शक की टिप्पणी के लिए, और ये साक्षी पाल जी हैं। साक्षी जी कह रही हैं कि फ्रेश एंट्री हिंदुस्तान कॉपर में। सर, ये कॉपर में अभी क्या करें? हिंदुस्तान कॉपर में अब आज कॉपर के अंदर थोड़ा सा तो ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान कॉपर जो है अपनी चाल में है। कहाँ पे एंट्री करनी चाहिए? किस लेवल पे आप कंफर्टेबल होंगे फ्रेश एंट्री के लिहाज से? देखिए, 40% एंट्री तो आप करंट लेवल से ही कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर लेके चल रही हैं तो बिल्कुल आप 40% एंट्री करंट लेवल, और थोड़ा करेक्शन आ जाए 360, स्टॉप लॉस 355 रुपए का, और टारगेट की बात करें तो 440-470 रुपए का। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए, अगली जो है टिप्पणी के लिए चलते हैं अगले दर्शक के पास। सर, अभी के लिए ये जो सेगमेंट है ऑटो इंसलरी वाला, वो आपको क्या लग रहा है? क्या इसमें अब जो आया था बबल, वो एक बबल की तरह था, या फिर आपको लगता है कि नहीं सीरियसली कंसीडर करना चाहिए? कई लोगों के सवाल आज जमुना ऑटो को लेकर के आए हैं, और कुछ लोग शॉर्ट टर्म के लिए हैं, कुछ लोग निवेश के लिए पूछ रहे हैं। तो जमुना ऑटो की अगर बात करें तो अच्छे रिटर्न यहाँ पर देखने को मिले हैं बीते दिनों में। आज थोड़ा सा अगर हम देखें तो 2-2.25% टूटा ज़रूर हुआ है, और इसी वजह से लोग शायद नई खरीदारी करना चाह रहे हैं। 14-15% की रैली एक महीने में रही है। क्या करना चाहिए सर अगर फ्रेश एंट्री करना चाहे कोई? तो देखिए विपुल जी, एक चीज समझिएगा, जो ऑटो पार्ट्स की कंपनीज हैं वो तब पैसा पार करने में ज्यादा ठीक होता है जब आपके ऑटो इंडस्ट्री में अट्रैक्शन ना हो। और इस समय आप दिख रहा है कि आपको ऑटो इंडस्ट्री में जिस हिसाब से दिसंबर, जनवरी और फरवरी होता है, ये थोड़ा सा नंबर्स यहाँ पर कम देखने को मिलते हैं। कंपनियां डिस्काउंट दे रही होती, सेल्स बढ़ाने की कोशिश कर रही होती, दोनों की जद्दोजहद चल रही होती। अब ऐसे में ऑटो पार्ट्स कंपनियां थोड़ा सा डिफेंसिव तरीके से बिहेव करती हैं, और उनमें थोड़ा सा आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। जमुना ऑटो की बात करें, या फिर जेके टायर की बात करें, या मुंजौल ऑटो,
NDR ऑटो या फिर NRB बेयरिंग, हुंड, इन सभी स्टॉक्स में अगर आप पैसा पार्क कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल धीरे धीरे करके पार्क करते रहिए। बहुत ज्यादा कुछ पैनिक होने की सिचुएशन नहीं है। कितना गिर सकता है? 2.5-3% का करेक्शन एक अच्छा करेक्शन होगा जिसपे कि आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन बड़े वालों से दूर रहना है। बड़े वालों का मतलब है चाहे TVS मोटर हो, चाहे महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, टाटा मोटर्स है, टाटा पैसेंजर व्हीकल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको इन बड़े वालों में एंट्री नहीं करनी, आपको इनमें एग्जिट भी नहीं करना है। जस्ट वेट एंड वॉच, गिव सम टाइम, 3 महीने 4 महीने का समय दीजिए, धीरे धीरे कंसोलिडेट होने दीजिए। सेल्स के नंबर्स आगे जब मार्च के बाद बढ़ेंगे तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा दिखाई देगा और उस टाइम पे एंट्री करना आपके लिए फिजिबल होगा या एवरेज करना। लेकिन अभी वेट एंड वॉच, तब तक दूसरी तरफ पार कर ले, दूसरी तरफ फोकस कर ले। हर समय हर तरफ आप देख नहीं सकते हैं, कुछ चीजों को देखें, कुछ चीजों को इग्नोर करना सीखेंगे तो पोर्टफोलियो आपका बढ़िया बनेगा। चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही सर आपने। इसी के साथ जरा एक शेयर लेके आइए जरा अभी स्क्रीन पे, जिसमें एकदम से मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सर जरा इंटरडे चार्ट पे देखिए, बीते कुछ मिनटों में यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है। आप कैसे देख रहे हैं सर शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को? ऊपर गया था, फिर करेक्शन भी आ गया इसमें, अभी कैसा लग रहा है 200-210 के आसपास आपको? देखिए विपुल जी, मुझे थोड़ी सी हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि आपने जब ऐसा सवाल पूछा तो मुझे कुछ और ही समझ में आने लगा। समझ में क्या आने लगा कि जब हम क्या होता है जब एक बरसाती मेढक होते हैं, आप समझते हैं ना, जब बरसात होने वाली होती है तो उससे पहले मेढक टर टर करके चालू कर देते हैं, शोर बहुत मचाते हैं। हम्म। तो अभी क्या है ना, वो बरसाती मेढक इस समय जो है ना वो है बजट। हम्म। और ये वो स्टॉक्स हैं, कौन कौन से स्टॉक, सेक्टर में बता देता हूँ, स्टॉक नाम नहीं लेता हूँ। अरे तो तो ये सेक्टर में बताइए कि टर टर करने वाले मेढक हैं, ये कुछ पैसे वैसे दिलाएंगे या फिर मतलब सवाल तो वही है कि मतलब क्या फिर टर टर करके ही ख़त्म हो जाएगा मामला? क्योंकि अब भाई रेलवे को लेके, डिफेंस को लेके लोगों की आखिरी उम्मीदें बजट ही है, मतलब अभी के लिहाज से हाल फिलहाल में जो अगले 1-2 महीने के लिए जो बड़ा इवेंट है वो वही है। तो करें क्या, मतलब लगाएं पैसे या रेलवे में या ना लगाएं, एवरेज करें, डिफेंस में क्या करें? ये तो बहुतों के सवाल आ रहे हैं। दोबारा रिकवरी आ रही है थोड़ी थोड़ी, वो टर वाली जो बात आपने कही है, तो अब करें क्या इस टर की आवाज़ पे? शोर तो आ रहे हैं कानों में। देखिए, मैं तो इसका एक बहुत सिंपल जवाब दूंगा कि भैया प्रीमियम एडवाइजरी फॉलो करो। वाह लेकिन वाह वाह। फिर भी आपने पूछा है तो आपके यहाँ पे भी जरूर ओपन करेंगे, लेकिन प्रीमियम एडवाइजरी में हम इस तरीके के सजेशंस देते हैं। लेकिन बट एनीवे, देखिए शिपिंग कॉर्पोरेशन का टारगेट अभी 232 रुपए तक है, तब तक टर होता रहेगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। शिप इसके साथ में जो आपका नहीं चला है उसकी तरफ अगर थोड़ा सा फोकस कर लेंगे तो जो आपके डिफेंस के शिपिंग वाले स्टॉक्स हैं वो भी चल जाएंगे, और वो भी चल जाएंगे जिन जो एक्सपोर्ट बेस्ड स्टॉक्स हैं। दूसरी तरफ जो टर करने की पहचान बनेगी, वो पहली जब पहचान बनेगी केमिकल से, जिसकी ओपनिंग बैट्समैन जो था वो था फैक्ट, जिसने कि अभी 2-3 दिनों में आपने देखा होगा अच्छा खासा दौड़ना भागना चालू किया था। तो ये टर करने वाले बहुत से मेढक हैं जिनकी चर्चाएं होती रहेंगी, लेकिन फिलहाल अभी शिपिंग कॉर्पोरेशन को होल्ड करके रखे 232 तक। और खरीदने तो 232 का अगर टारगेट है तो खरीद सकते हैं, लेकिन 195 का वोलेटिलिटी ज्यादा है ना, तो 195 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। चलिए ठीक है। तो मतलब आपने बोला कि बाकी जो शिपिंग से जुड़ी कंपनियां, उसमें सर हालांकि अंजलि जी वेट कर रही हैं, लेकिन फिर भी मैं मतलब लोगों को क्लैरिटी के लिए, उसमें कोचिन ठीक है, मझगांव ठीक है, क्या कौन सा लग रहा है? विपुल जी को मिठाई भिजवाइए, विपुल जी बिल्कुल बताएंगे कि कौन सा ठीक है। लेकिन फिलहाल अगर आप देखते हैं तो मुझे शिपिंग कॉर्पोरेशन की जब बात हो रही है तो जी शिपिंग एक स्टॉक है, अगर आप देखते होंगे वो ज्यादा थोड़ा सा ठीक लग रहा है, और कोचिन शिपयार्ड तो ऑब्वियसली कि थोड़ा चलेगा। तो ये दो स्टॉक्स ज्यादा अट्रैक्टिव। चलिए ठीक है। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है सर आपसे शेयर निकलवाने में। जी शिपिंग, कोचिन शिपयार्ड, इन दो पे रखिए नज़र। हाँ, तो ये इसमें तेज़ी की संभावनाएं हैं, तो यहाँ पर आप लोग नज़र रख सकते हैं। अंजलि जी से बातचीत कर लेते हैं। अंजलि जी हमारे साथ फ़ोन लाइन पे मौजूद जुड़ी हैं। अंजलि जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसी हैं अंजलि जी आप? मैं बढ़िया सर, आप बताइए आप कैसे? सब फर्स्ट क्लास मैम, सब अच्छे। ठीक लग रहे हैं प्रोग्राम मैम? कोई समस्या तो नहीं आपको? सर बहुत अच्छे, काफी जो लोग को नॉलेज नहीं उनके लिए आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है सर। अरे थैंक यू। नहीं, नॉलेज वालों के लिए भी थोड़ी बहुत तो नॉलेज हम लोग दे ही देते हैं, मतलब ये सर वही ना, ग्रेजुअली सीखना है किसी को, तो आपके चैनल पे सफिशिएंट नॉलेज है। अरे थैंक यू मैम। क्या सवाल है मैम आपका?
सर मुझे एनटीपीसी का पूछना था। मेरे हाँ, पास 326 के रेट के 300 शेयर हैं, लेकिन मेरे को ये है कि मेरे को इस वीक या मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट वीक तक अपने पैसे निकालने हैं, तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकाल सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे प्रॉफिट ही चाहिए। ओके। तो आप प्लीज उसको चार्ट देख के बताइए कि कब तक वो आ जाएगा मेरे कॉस्ट पर। 1 हफ्ते से 2 हफ्ते मैम, एक्चुअली जो है ना मतलब बाजार की जो स्थिति जिस तरीके से चल रहा है, थोड़ा सा इस सब मामले में थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि रवि सर इस पे ज़्यादा बेहतर राय देंगे अभी। रवि सर, जो भी इनकी ज़रूरत हो, 1 हफ्ते से 2 हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर इनको पैसे चाहिए, वो निकालेंगी तो क्या कॉस्ट टू कॉस्ट तक के भाव आ सकते हैं इनके, यानी कि यहाँ से करीब 7-8 रुपए का मोमेंटम की संभावना लग रही है। और क्या टिप्पणी करना चाहेंगे आप अंजलि जी के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी, लेकिन मैं एक सवाल मेरा मन में आपके आपके जो बोलने का तरीका है उससे मुझे बस ऐसे ही समझ में आ रहा है। आप वैसे मैम प्रोफेशन आपका क्या है, आप किस चीज में हैं? क्या आप वर्किंग हैं या फिर हाउसवाइफ हैं? नहीं सर, वर्किंग हूँ, मैं टीचर हूँ एक्चुअली। ओके, बिल्कुल मैं समझ गया था मैम। वैसे मैं आप मुझसे आप अगर ये सवाल पूछती कि आपको क्या लगता है, तो मैं जरूर शायद यही प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता कि आई थिंक आप किसी एजुकेशन फील्ड में ही होंगे, क्योंकि आपका जो प्रेजेंटेशन का तरीका है मैम, आपके स्टूडेंट्स आपसे बहुत खुश रहते होंगे। एंड थैंक यू वेरी मच कि आप इस फील्ड में हैं, जो कि सर आपको ये बिल्कुल जस्टिफाई करता है। सर आप उत्तर दें उससे पहले एक मतलब ये जो आपने अपने अंदर कला विकसित की है कि आवाज़ सुन करके प्रोफेशन बता पाने की, अद्भुत है सर। ये कैसे, मतलब ये महारत कैसे हासिल की सर आपने? नहीं नहीं, महारत की बात नहीं है। देखिए विपुल जी, आप भी लाइफ के इतने एक्सपीरियंस पर पहुंच चुके हैं कि मैं तो आपके लाइव शोज देखता रहता हूं, और आप बिल्कुल बात करते करते ही आप बता देते हैं कहाँ से बोल रहे हैं। ये सब देखिए, ये एक्सपीरियंस की बात है। आप खुद ही पूछ लेते हैं, कई बार तो आप ऐसे शहरों का नाम ले लेते हैं जो हम कैलेंडर में ढूंढ रहे होते हैं। तो ये एक्सपीरियंस की बात है। और मैम का 2 हफ्ते का जो टाइम है, बिलीव रखिएगा कि 2 हफ्ते में आपको लॉस नहीं देगा, ना आपके रेट टू रेट निकलेगा, ये आपको प्रॉफिट देके जाएगा। और 332 रुपए से पहले आपको पहला रेट जो मिलेगा वही मिलेगा। बस 15 डेज या फर्स्ट एंड ऑफ कोशिश करिएगा 1 आध हफ्ते और खींच लेने की। मतलब आज हम खड़े हैं 18 दिसंबर पे, तो 15 आपको 31 दिसंबर तक तो शायद मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत पुल बैक दिख जाएगा, लेकिन तेजी रैली जो दिखाई देगी वो 10 या 12 जनवरी के बाद दिखाई देगी। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये रेट पहले मिल जाए, जिससे कि आपका फंड बाहर हो सके। चलिए, ये बात है यहाँ पर। ये जो है सर, इतने सारे गुण हैं आपके अंदर, मैं तो हर बार नए गुण को देख करके मतलब प्रणाम ही रहता है सर। राम सिंह जी का सवाल लेते हैं, और राम जी कह रहे हैं सर, अशोक लेलैंड बाय करें क्या? अशोक लेलैंड में अच्छा मोमेंटम हो चुका है, तो क्या अभी भी अपसाइड की गुंजाइश है सर, या ये पूरी हो चुकी रैली? सर इसका ज़रा इंट्राडे चार्ट देखिए सर, ये क्या BTST कैंडिडेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है? इसका ज़रा गूगल फाइनेंस का भी चार्ट लेकर के आइएगा। ज़बरदस्त मोमेंटम अशोक लेलैंड में, 3.25% ऊपर, 171 का लेवल। ये ललचा रहा है या वाकई में कोई अपॉर्चुनिटी, कोई मौका है अशोक लेलैंड में अभी? देखिए, जब चूंकि मैंने अभी जैसा बताया कि पूरे ऑटो सेक्टर को अगर आप एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे विपुल जी, तो आप पाएंगे कि ज्यादातर ना स्विचिंग हो रही है, सेक्टर एलोकेशन हो रहा है, राइट? तो ऐसे टाइम पे उन स्टॉक्स की तरफ बिडिंग ज्यादा हो जाती है जो थोड़े से अट्रैक्टिव रिटर्न्स देते हैं। अब अशोक लेलैंड इन लेवल्स पर चल रहा है कि यहां से गिरने को क्या और बढ़ने को क्या, साइडवेज सही रहेगा, थोड़ा बहुत बढ़ने के चांसेस हैं। तो थोड़ी फ्रेश बाइंग भी देखने को मिल रही, लेवल्स टूट रहे हैं, हाई की तरफ जा रहा है तो बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ से थोड़ा, जो आपने पहला क्वेश्चन आंसर भी दिया वही अच्छा है। BTST कैंडिडेट बहुत बढ़िया है। आप BTST के लिए देख रहे हैं तो आपको इसको जरूर देखना चाहिए। और अगर आप पार कर देते हैं तो 185 तक के टारगेट आपको दिख सकते हैं। तो चार्ट अच्छा, सब कुछ अच्छा, सुहाना दिन, यही कह सकते हैं। वाह, बहुत अब बढ़िया। जो आपका, लेकिन BTST का जो अब आप बात उठाई है, तो मेरे को जस्ट ऐसे ही चूंकि 1:30 बज रहा है, BTST की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें जो पहले 3 स्टॉक नजर आते हैं उसमें अशोक लेलैंड। वाह, अशोक लेलैंड। अशोक सर जरा एक सेकंड मैं नोट भी करता रहूँ, हमारे दर्शक नोट करें ना करें, मैं कर लेता हूँ। अशोक लेलैंड में सर जरा स्टॉप लॉस टारगेट क्या रहेंगे अगर अभी करंट लेवल पे 171 पे खरीदते हैं तो? देखिए, 171 पे खरीदते हैं तो बहुत छोटा BTST कर रहे हैं, 168 का स्टॉप लॉस, और टारगेट जो है वो 175 का पहला।
बीटीएससी ट्रेड के लिए, ठीक है। जी। दूसरा बीटीएससी ट्रेड है क्रॉम्पटन फ्यूचर में। मैं आप फ्यूचर पे आ जाता हूँ, स्टॉक तो हाँ ठीक है, आप बताइए जी सर। फ्यूचर में आप उसको भी बाय कर सकते हैं। 255 57 6 के पास चल रहा है, और टारगेट की बात करें तो 262, और स्टॉप लॉस सिर्फ ₹2 का। तो ये है क्रॉम्पटन, दूसरा स्टॉक। तीसरे स्टॉक की तरफ आ जाता हूं, तो तीसरा स्टॉक है वीईडीएल। फ्यूचर भी ले सकते हैं, कैश भी ले सकते हैं उसको भी। दूसरा लास्ट स्टॉक कौन सा बताया सर आपने? वीईडीएल, वेदांता। ओके ओके, ठीक है सर। वेदांता करंट लेवल पे लिया, स्टॉप लॉस टारगेट क्या रहेंगे सर? देखिए, अगर वेदांता करंट लेवल पर ले रहे हैं तो टारगेट होगा 588 का, और स्टॉप लॉस होगा इसका 577 का। तो ये है स्टॉक जो कि आपको आपको लेके जाएगा। चलिए एक बार जरा अगर जिन लोगों ने थोड़ा सा हो सकता है नोट डाउन ना कर पाए हो, तो थोड़ा मैं आराम आराम से धीमे धीमे बता देता हूँ। अशोक लेलैंड पहले लेकर के आइए। अशोक लेलैंड पे यहाँ पर आपको बीटीएसटी कॉल दी गई है, खरीदारी करके चलनी है। यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस जो सजेस्ट किया गया है वो है 168 का, ₹2 ₹3 नीचे का, और टारगेट दिया गया है 175। 175 के टारगेट के लिए यहाँ पे खरीद के चलें। 2-4 रुपये आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 3% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। बीटीएसटी का मतलब बाय टुडे सेल टुमारो, 3-4 रुपये का मोमेंट के लिए आज खरीद करके कल बेच सकते हैं। ये राय यहाँ पर अशोक लेलैंड पे निकल के आई है। क्रॉम्पटन पे आपको जो है 255 के आसपास खरीदने की सलाह है। यहाँ पर ₹2 नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा करके रखिए आप, और यहाँ पर जो लक्ष्य दिया गया है आपको 262 का, ₹262 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर आप आज खरीद करके कल बेचने का मौका यहाँ पर मिल सकता है। स्टॉप लॉस टारगेट दोनों ध्यान रखें, स्टॉप लॉस 253 का है। वेदांता पे भी यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह दी गई है। 588 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जो आपको लगाना है वो एक छोटा दिया गया है, 2-4 रुपये नीचे, 577 577 का स्टॉप लॉस, और 588 के टारगेट के लिए वेदांता में खरीदारी की सलाह है। चलिए, तो ये फटाफट जो है ये 3 कॉल आपके लिए निकल के आई, ताकि जो है बहुत लोग लगातार पूछ भी रहे थे कि सर कुछ कॉल नहीं आ रही थी, तो चलिए ठीक है, आप लोगों के लिए भी यहाँ पर ये कॉल निकल करके आ गई है। नज़रें रखेंगे हम भी इस पर, और जैसे लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे आपको अपडेट यहाँ पर किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगली टिप्पणी जो है वो सर की लेते हैं। और ये मोरपन लैब को लेकर के हमारे, नहीं मोरपन लैब नहीं, मिंटू जी हैं एक साइड पे। मिंटू जी आपका सवाल लेते हैं, मिंटू लैब अभी बाद में ले लेंगे। कह रहे दोनों सिंह स्किंग को नमस्ते। आपको मिंटू जी नमस्कार। एक साइड 387, पिछली बार भी सर से बातचीत हुई थी इसको लेकर के। सर क्या करेंगे सर, 387 पे बाय किया हुआ है। विपुल जी, लास्ट टाइम जब बात हुई थी उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा स्टडी चेंज किया था, और एक्साइड की जगह पे जेके टायर रिकमेंड कर दिया था। हालांकि उसका रिलेशन नहीं था, अगर आपको याद हो। हाँ 100% याद है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जेके टायर पे स्विच कर लीजिए, कोई बात नहीं, जो लॉस हो रहा है वो रिकवर हो जाएगा। चलिए जेके टायर जो है आप जो है स्विच कर सकते हैं, ये सलाह यहाँ पर निकल के आई है। सर नाम तो अभी क्या ही लें, लेकिन काफ़ी लोगों की क्वेरीज आज सुबह 10 बजे वाले शो में भी थी, और वो है मीशो। सर मीशो पे अभी क्या करना चाहिए, जिस तरीके के यहाँ पर मोमेंटम बनते हुए दिखाई दिए बीते कुछ दिनों के अंदर, और ये भी ग्रो वाली सिचुएशन आती हुई दिखाई दी यहाँ पर। अभी 215 के आसपास चल रहा है, 4-5 दिन में 30-35% तो चल चुका है। एक दर्शक कैसे भी थे जिन्होंने 230 पे लिया। जब एक मोमेंटम बनना शुरू होता है तो फोमो फैक्टर भी हावी हो जाता है, लोगों को लगता है कि मुझसे मिस हो गया, और इसी वजह से लोग 230 पे भी खरीद रहे हैं। आपकी सलाह क्या रहेगी, बेस्ट बाय किस लेवल पे होगा, और जिनके पास है क्या वो एग्जिट ले लें, अभी प्रॉफिट बुक करें, और जिनके पास आईपीओ के टाइम से है, क्या सलाह रहेगी मीशो को लेकर के अभी? देखिए, करिए अपने मन की, सुनिए सबकी, लेकिन हम भी उसी सब में सुना देते हैं कि आपको स्टॉप लॉस रखना है ₹205। अगर उसके नीचे चला जाता है तो वापस से 170 180 आ जाएगा, पहला। दूसरा, मैं आपकी जगह होता तो 215 220 230 के लेवल आ जाए तो मैं लो नहीं पकड़ सकता, मैं हाई नहीं पकड़ सकता, लेकिन एंट्री नहीं करता, और इन लेवल्स पर सिर्फ प्रॉफिट बुक कर सकता हूं। तो आप फिलहाल एक स्टॉप लॉस जरूर डाल के रखिए। 205 के नीचे जाए तो सारा सौदा काट दीजिए। जो लोगों ने 230 पे भी बाय किया उनको भी यही राय होगी कि 208 210 मैक्सिमम स्टॉप लॉस फॉलो करें। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इस बीच हमारे शंकर अम्मा कह रहे हैं, गुड आफ्टरनून सर, आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ वेबिनार आई डिडंट गेट द ज्वाइनिंग लिंक। आपने अगर रजिस्ट्रेशन करा दिया है, आप निश्चिंत रहिए, आपको सारी चीज़ें हमारी टीम जो है वो मुहैया कराएगी,
और आप तक जल्द से जल्द जो है वो तमाम चीज़ें लिंक से लेकर के और बाकी चीज़ें कैसे ज्वाइन करना है, और जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि बात छिड़ गई है। तो एक बार ज़रा स्क्रीन पर दिखा दीजिए कि परसों जो है ये रचित खंडेलवाल जी के साथ हमारा वेबिनार होने वाला है कि किस तरीके से टेक्निकल और फंडामेंटल के आधार पर शेयरों को तलाशना चाहिए। अगर फंडामेंटल्स देख रहे हैं तो वो कौन से क्राइटेरिया होते हैं, टेक्निकल देखना हो तो कौन से क्राइटेरिया होते हैं। इस वेबिनार के लिए जो आपको नीचे शुल्क दिया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए, वो शुल्क के साथ आप लोग जुड़िए हमारे साथ। शनिवार सुबह 11 बजे से जो है काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, मनोरंजन भी मिलेगा। तो तमाम चीज़ों पर होगी डिटेल में बातचीत, आराम से समझने की कोशिश करेंगे बाज़ार को और आने वाले समय में कैसे आइडेंटिफाई करें मल्टीबैगर शेयर, टेक्निकल फंडामेंटल एनालिस्ट, सबको सारा एनालिसिस सीखने की कोशिश यहाँ पर रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न जो है वो लेकर के आते हैं। सर अगला प्रश्न जो आया है वो आज इसी तरीके का था मिशो का। मैं चाह रहा हूँ कि इसको फटाफट नाम ढूंढने के बजाय सवाल ढूंढने के बजाय मैं कवर कर लूँ। वो है आपसे लगातार मैं पूछ रहा हूँ, वो है वोडा के बारे में। और वोडाफोन में आज फिर एक अच्छा मोमेंटम है, 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी। आज इंट्राडे में इसने फिर से 11.53 का लेवल हाई की माफ़ कीजिएगा 11.53 का लेवल टेस्ट किया है। क्या करें सर, क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा हैं, छोटा शेयर है, अभी आपका व्यू पॉइंट क्या, नज़रिया क्या है इसको लेकर के? देखिए फिलहाल तो वोडाफोन इस समय 11.5 रुपए चल रहा है, किसी भी डिप पे ऐड करने की जरूरत है। जो लॉन्ग टर्म टारगेट के हिसाब से मैंने इंक्रीज किया है वो है 13 रुपए 50 पैसे का। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल 13 रुपए 50 पैसे तक जाता हुआ नजर आएगा। 13 रुपये 50 पैसे तक जाता हुआ दिखाई देगा। अच्छा सर, एक शेयर और इसी तरह का, और वो है सर, जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, ओला। सर ये मतलब मुझे याद है कि जब ये शेयर काफ़ी ऊपर था तब से आप मतलब इनके मैनेजमेंट से और कंपनी के फंडामेंटल से काफ़ी नाराज़ थे। कई बार कुछ टिप्पणियां भी अजीब अजीब सी भी आई लोगों की, लेकिन आप अडिग रहे और अब ये स्थिति हो गई है कि ये 30 रुपये 31 रुपये पे आ गया। परसों कंपनी के प्रमोटर ने हिस्सा बेचा, कल फिर बेचा, और कल तो चलिए होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब जो इसमें नए लोज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं ओला के अंदर, वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं? क्योंकि बड़ी संख्या में रिटेलर्स इसमें फंसे हुए हैं और बहुत लोगों को ये भरोसा था कि आज नहीं तो कल रिकवरी आएगी, पर अब डर लग रहा है लोगों को। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी ओला को लेके? देखिए विपुल जी, मेरा तो एक ही यहाँ पे सजेशन है, और आप धन्यवाद आपका कि आपने उस चीज़ों को रिपीट किया जो चीज़ें आपको याद हैं। मैं कहता हूँ आप गाड़ी अब आपके हाथ पे पहुंच चुकी है, अब आपको जैसे बैठना है बैठिए, कूद के जान बचानी है बचा लीजिए, ये आपके ऊपर होता है। होता क्या है, हम जब कोई स्टॉक खरीदते हैं विपुल जी, तो पहले स्टॉक खरीदते हैं उसमें इंटरेस्ट से कि उसमें हमें रिटर्न आएगी, फिर उसमें जद्दोजहद शुरू हो जाती है उससे बचने की कि उसमें से लॉस कैसे रिकवर किया जाए। फिर एक जद्दोजहद वो आ जाती है जिसमें ये हो जाता है कि अब मैं क्या ही कर लूंगा, अब जो करेगा स्टॉक कर लेगा। बिलीव करेगा जब ये 10 रुपए आएगा तो आप यही कहते हुए नजर आएंगे। अब सर जिन लोगों ने काफ़ी हायर लेवल पे ले लिया तो क्या मतलब, क्या पूरा लॉस बुक कर लें एक बार के लिए, फिर जो होगा देखा जाएगा, ये किया जाए? देखिए मैं अब इस चीज पे कमेंट इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि विपुल जी अगर कटवा दूंगा और 2-4 रुपए ऊपर आ जाएगा ना, हाँ ये बात सही है कि भाई इतना गिरने के बाद कहीं 2 रुपए 3 रुपए चल गया तो तो ये फिर आप, हाँ मैं ये जरूर कह सकता हूँ, कुछ दर्शकों के लिए ये जरूर कह सकता हूँ, 30 रुपए देखकर लालच में मत फंसिएगा, अट्रैक्शन में मत जाइएगा, क्योंकि कई ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने हिस्ट्री बनाई है, 600 रुपए से गिरते गिरते 2 रुपए तक के आ गए हैं और उनका भी कोई एंड नहीं दिखाई दिया है। तो इशारा काफी है, इस स्टॉक पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना होल्ड करने की, ना बाय करने की, ना रहने की। सीट बेल्ट और स्टीयरिंग अब आपके पास है, जैसे चलाना है वैसे चलाइए। ठीक है सर, वो वाली बात है, वो बुलाती है लेकिन जाने का नहीं, तो अगर नीचे का भाव दिखे भी तो जाने का नहीं, फिर फंस जाएंगे, क्या फ़ायदा। चलिए अगली कंपनी के लिए चलते हैं। हमारी एक अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विक्रम जी हैं हमारे साथ पटना बिहार से। विक्रम जी को नमस्कार। जी नमस्कार सर। कैसे हैं सर? जी सर ठीक है, बड़ा अभी का शो देख ही रहा था। अच्छा। और मैं कल नाइट में ये एक्चुअल में मैं डाल दिया हुआ था अपडेट लेने के लिए, हाँ जो मेरे पोर्टफोलियो में है।
तो मुझे तो नॉलेज है नहीं, तो मुझे आपका शो देखता हूँ तो मैं सोचा कि मैं भी सवाल पूछ लूँ कुछ। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। ये जो आपने पूरा स्क्रीनशॉट आप ही ने भेजा है सर? जी जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, बड़ा उदास से लग रहे हैं, मतलब क्या कोई समस्या? नहीं सर, कोई समस्या नहीं, बस वो जो मेरा आरबीएल का है, हाँ हाँ हाँ। एक्चुअल में पहले 4 शेयर था, उसमें से मतलब ये मैं एंजल यूज करता हूँ। हाँ हाँ। और उस समय मतलब 2019 की बात है, जब मैं जॉब कर रहा था, तभी ये शेयर जो है वो कंपनी के रिकमेंडेशन से ही कुछ मेंबरशिप था कुछ, तो उस टाइप से हमने लिया हुआ था। वो ही लिया हुआ था, मतलब मेरा बस पैसा था, सब कुछ बाकी डिसीजन वही लोग लिए हुए थे। तो ये ओहो। 20 शेयर लिया हुआ था, उसमें से एक पराग मिल्क मैंने निकाल लिया कैसे भी। ओहो। लेकिन ये आरबीएल है जो कि ये भी पीछा नहीं छोड़ा, पूरा माइनस में ही, कभी पॉजिटिव आ ही नहीं रहा है। सर कब आएगा पता देखिए, नहीं। अब आपको नहीं जानकारी थी, तब आपने जो है जी मतलब क्या ही बोला जाए, लेकिन आपकी मर्जी के बिना जो है ना, ऐसे किसी को खरीदने मत दिया कीजिए। और अगर नुकसान हो रहा था तो एक बार किसी से पूछ लेना चाहिए। चलिए ठीक है सर, अब कोई गुंजाइश है? अब इन कह रहे हैं 2019, उसके बाद कितना पानी बह गया, बाजार कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लोगों ने 4 गुने 5 गुने 6 गुने पैसे कमाए, आप वहीं के वहीं हैं। सर क्या टिप्पणी रहेगी आरबीएल बैंक को लेकर के? देखिए, मुझे 2 ही बैंक जो है मैंने कभी आज तक रिकमेंड नहीं किए, एक था बंधन बैंक और दूसरा है आरबीएल बैंक। और इन पे हमेशा जब भी वो क्या कहते हैं, अभी आपको मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ दिन पहले ये ट्रेड हो रहा था करीब 180 और 200 रुपए, 280 आ गया तो लोग चिल्लाने लगे, अरे वाह मैंने तो खरीद लिया, मैंने तो बड़ा बढ़ा लिया। लेकिन उनके जैसे आप, इनके जैसा दर्द जो 426 पे 2019 से लेके बैठा हो और आज 6 सालों में भी वो रिटर्न पे नहीं पहुंच पाया हो, तो ये भी हकीकत है। छोटे खुश हो रहे हैं, बड़े दुखी हो रहे हैं। मेरे हिसाब से इतना पाप पालने की जरूरत नहीं है। जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन आए, ऐसे में 1 साल तक पोर्टफोलियो को ज्यादा से ज्यादा होल्ड किया जाता है, रिव्यू नहीं किया, ये आपकी गलती, किसी दूसरे की गलती नहीं है। और ज्यादा पंकज उदास मत बनिए, खुश होके मुस्कुरा के काम करिए। मेरे हिसाब से एग्जिट कर लीजिए। ऑप्शन के लिए अगर जाते हैं तो बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, कई और ऑप्शंस है, उनमें स्विच कर जाइए, रिटर्न्स मिलने की प्रोबेबिलिटी होंगी। और जरा एनर्जेटिक रहिए, वही विपुल जी कहने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, दुखी भी होइए। मतलब ऊर्जा जो है ना, वो ऐसा मतलब बातचीत करने के बाद लगे कि मतलब जान आ गई, तो थोड़ा सा उत्साहित रहिए। बाजार के अंदर जो है सब चीज़ें उतार चढ़ाव चलता रहता है सर। चलिए अगली टिप्पणी जो है अगले दर्शक की लेते हैं। सर अगले देखिए 2-3 सवाल, मैं 2 सवाल एक साथ कर लेता हूँ आपसे। एक तो अंकुर रिद्धि जी हैं, कह रहे हैं मैं पिछले 3-4 दिन से सवाल पूछ रही हूँ। अच्छा, पूछ रही हैं मैम, कह रही हैं कि सर प्लीज़ बता दो कि क्या करना चाहिए अभी। और हमारे एक और दर्शक थे, सन फार्मा पे सवाल आपका लूँगा मैम, लेकिन वो थोड़ा सा रुक करके लेंगे। और हमारे एक दर्शक थे जिन्होंने जीपीपीएल को लेकर के अभी सवाल किया था, तो मैं चाहूँगा, और वो कह रहे थे कि सर प्रॉफिट कहाँ बुक करें। हाँ, जिया जी हैं, जिया जी कह रहे विपुल सर जीपीपीएल का शेयर 164 पे लिया है रवि सर के बोलने के बाद, प्रॉफिट कहाँ बुक करें। तो एक तो इस पर देख लीजिए। एक सर राइट्स को लेकर के हमारे एक दर्शक हैं नीतू त्यागी जी, 334 पे लेकर के बैठी हुई हैं। और मैं चाहूँगा राइट्स के साथ अगर आप कुछ रेलवे को लेकर के अगर आप अपनी कमेंट्री कर सकें तो बेहतर रहेगा। फिर हर्ष आ चुके हैं, आईपीओ बाजार का हाल शुरू करते हैं। देखिए, जीपीपीएल 200 रुपए के आसपास आता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। राइट्स में अभी कुछ नहीं करना है, जस्ट वेट एंड वॉच। जहां तक रेलवे के स्टॉक्स हैं, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा अभी वेट एंड वॉच करिए। थोड़ा बहुत परचेजिंग करनी है तो 20-30% एंट्री कर सकते हैं। 20-30% एंट्री किस में करें सर अभी, मतलब ये आईआरएफसी आरबीएनएल जैसे शेयरों में या फिर प्राइवेट की तरफ? सिर्फ 2 स्टॉक को छोड़ना है, आईआरसीटीसी और इरेकॉन, उसके अलावा किसी में भी कर सकते हैं।